सिंड्रोम जो रेयर जेनेटिक डिजीज, ऐसे ही बोला है आपको, रेयर जेनेटिक डिजीज मतलब पहले ही समझ लो कि ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपके सामने आशी यहाँ पे खड़ी है। और अभी हमसे मिलने के बाद सीजर अब सीजर पूरी तरह से बंद है। जब से मिले तब से अब तक अब फिट्स आने पूरी तरह बंद है, लेकिन अब हाइपर एक्टिविटी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है ना सामने। तब से यहाँ पे है और शांत है जैसे कि कोई भी नॉर्मल बच्चा करता है। और स्पीच एंड वॉकिंग पहले से बिल्कुल ठीक है। जो स्पीच पहले नहीं थी, सारे सेंटेंस लंबे सेंटेंस पहले नहीं बोल पाती थी, पूरे सेंटेंस बोलती है और सब कुछ बताती है। मतलब जो चीज़ें अगर 10 साल पहले मिल रहे होते तो अब तो हम आपको बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन फिर भी हम तो ये कहते हैं कि अब तो सारे सेंटेंस जब ये बोलती है तो सोचना पड़ता है इतना लंबा सेंटेंस ने सोच कैसे लिया, बोल कैसे लिया, इतना इम्प्रूवमेंट है इसमें। उनको माइक दीजिए उनको। नाम बताओ। काशवी। इसका स्कूल का नाम काशवी है। आप अपने भाई का नाम बताओ। अपने भाई का नाम बताओ। आप बताओ। बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं यहाँ पर, वो बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। पहले लेकिन थोड़ा दूसरा नंबर हेलो हेलो। आपके भाई का क्या नाम है? अध्ययन। पहले मैं क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन का जवाब नहीं देती थी। आप कहाँ रहती हो? मैनपुरी में। मैनपुरी में। वाह वाह। आपके पापा का नाम क्या है? दीपक। अच्छा, और ये कौन है? आप इनको जानती हो? ये इधर पीछे खड़ी है। एक सालान मुलाकात हो गई है और नंदिता सबको जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं देती थी कोई सब, मतलब हमको ये लगता था कि ना कुछ समझती है ना बोलती है, सब रिप्लाई दे रही है। और लास्ट वीडियो का अगर आप देखेंगे तो कुछ भी जवाब नहीं देती थी। उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें क्या चाहिए? ठीक है। मम्मी को कुछ बोल रहे हैं? आप सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे हे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ कह नहीं सकते, हम वर्ड नहीं हमारे पास सबके लिए। बहुत ज्यादा मतलब मेरी बेटी इतनी अच्छी हो गई है जो हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। आप ये समझिए कि बच्चा ठीक है, दोनों के दोनों बच्चे आपके सामने हैं, अपना काम छोड़ के यहाँ पे क्यों हैं? ये तो ठीक हो चुके हैं। एक ही मकसद है कि इस तरह के और भी बच्चे जो लोग लाइव देख रहे हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। इस होप को उन पेरेंट्स में जगाने का मकसद से दोनों पेरेंट्स यहाँ पे हैं, बड़ी बात है। और इसके लिए ये श्लोक जो बच्चा सुना रहा है, ये सिर्फ हम पेरेंट्स के लिए सुना रहा है कि आप लोग उन पर फेथ करें। अगर वो ठीक हो सकती है तो सारे बच्चे ठीक हो सकते हैं। ये बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये दो आपने केसेस देखे, दोनों अलग अलग केसेस हैं और दिखने में ऐसा लगेगा अभी भी किसी से पूछेंगे और उन्हीं हॉस्पिटल में जाएंगे, चाहे आशी को लेके जाएं चाहे प्रज्ञा को लेके जाएं, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ही नहीं। तो इनका नाम मैंने दिया मॉडर्न चाचा। ऐसे कुछ मॉडर्न चाचा से मैं मिलाता हूँ और उनकी हरकत से समझाता हूँ। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पेरेंट्स का हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? उन बच्चों की हो रही जिनकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। चाहे बीमारियां अलग अलग दिखती हैं, एक जेनेटिक बीमारी वो भी रेयर और एक ऑटोइम्यून डिजीज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपने देखी कि दोनों ने सेम ही किया, अलग अलग नहीं किया। दोनों का इलाज अलग अलग नहीं था। इन दोनों पेरेंट्स ने जो बोला वही DIP डाइट बोला, वही टाइम वेस्ट मेडिसिन बोला, जो सारा कुछ आप तो सारे कोर्स करके आए तो आपको ऑलरेडी पता है। तो अलग अलग बीमारी की ये कोई ज़रूरी नहीं कि अलग अलग इलाज हो। इलाज सेम ही हो सकता है और वो मुफ्त में हो सकता है और वो घर बैठे ही हो सकता है। तो ऐसे में ये जो इलाज है जो कि बड़ा सिंपल है, और अभी तो इंटरनेट का ज़माना है और इस तरह के हमारे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो लोगों तक इस तरह के वीडियोस जाते हैं। इन्हीं तरह के वीडियोस को देख के ये पेरेंट्स भी आए। इन पेरेंट्स से पहले भी कई सारे पेरेंट्स ने अपना
इस तरह के टेस्टिमोनियल डाला, उनको देख के इनको विश्वास हो तो यहाँ है। तो अगर इन पेरेंट्स तक वो वीडियोस पहुंच रहे हैं तो क्या उस मॉडर्न चाचा तक ये वीडियो नहीं पहुंच रहा होगा? लेकिन उनकी आंखें बंद है क्योंकि उनका मकसद वो नहीं है जो ये मकसद एक पेशेंट का है। पेशेंट का मकसद सिर्फ इतना कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन वही मकसद जब तक अलाइन नहीं होगा उस डॉक्टर के साथ तब तक वो इलाज नहीं होगा। इलाज के नाम पे हो सकता है व्यापार हो। तो खैर अभी मैं आपको कुछ ऐसे मॉडर्न चाचा कैसे दिखते हैं उनसे मैं मिलाने जा रहा हूँ, उनको दिखाने जा रहा हूँ। आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप में से कुछ लोगों ने देखा है वीडियो सोशल मीडिया पर? हाँ, ये अभी का है, पिछले हफ्ते का है, जौनपुर का है। और ये आप देख रहे हैं, ये भगवान का हेल्थ चेकअप हो रहा है। हार्ट बीट देख रहे हैं, लंग्स की कंडीशन देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे यूरिन टेस्ट भी करना है ना। तो लिटरली आप देख रहे हैं कि ये भगवान का डायग्नोस्टिक्स हो रहा है, ऑस्कल्टेशन हो रहा है। और अंत में इन्होंने रिपोर्ट भी जारी की। वो रिपोर्ट ये था कि सारे भगवान फिट हैं, हेल्दी हैं, है ना। आपको विश्वास नहीं होगा इसलिए मैंने वीडियो स्पेशली आपको दिखा रहा हूँ। तो सवाल ये है, जो आप देख रहे हैं वो रबर ट्यूब जो एक डॉक्टर बड़े ही गर्व के साथ अपने गले में लटकाते हैं। अगर कोई टीवी इंटरव्यू देते हैं तो भी लटकाते हैं, कोई रील बनाते हैं तो भी लटकाते हैं, और अब तो मंदिर में भी ले ही है, आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये जो रबर ट्यूब है, ये जो स्टेथोस्कोप है, इसकी कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी। बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन का सबसे पहला डायग्नोस्टिक टूल यही है जो तब से लेके अभी तक अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्टेड है। एक पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से ऐसा ही कुछ करता है तो पेशेंट को लगता है मेरी जांच हो गई है, कोई सवाल नहीं, जो भी डॉक्टर ने जांच की स्टेथोस्कोप से वो सटीक ही होगा, और उसके आधार पे जो दवाई दी है या जो भी इलाज कर रहे हैं या करेंगे वो ठीक ही होगा। ये मान ही लिया हमने, है ना। और जब तक डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप लगा के इस तरह से जांच नहीं करता है तब तक पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बिकॉज पेशेंट का पूरा फेथ उस स्टेथोस्कोप पे है। पिछले 210 साल में जब ये स्टेथोस्कोप इन्वेंट हुआ था तब से लेके अभी तक कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इस स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी है भी कि नहीं। लेकिन आप सब तो एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने क्लिनिक चलाते हैं, तो यहाँ पे इस मुद्दे को उठाना जरूरी है जिसको बेसिस बना के विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस, जो कि हर तरह की अधिकतर तरह की बीमारियों में पहला लाइन ऑफ डायग्नोसिस इस स्टेथोस्कोप से शुरू होता है। उस पर कितना फेथ किया जा सके, इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? किसी भी डायग्नोस्टिक टूल की एक्यूरेसी कितनी है जानना जरूरी है कि वो डायग्नोस्टिक टूल तभी कराएगा जब वो एक्यूरेट होगा, कुछ हद तक एक्यूरेट होगा। कई बार वो थोड़ा बहुत इनएक्यूरेट भी हो सकता है, लेकिन चलो काफ़ी हद तक ये सही जवाब दे दे, काफ़ी हद तक वो सही पड़ताल कर ले, तो उसको एज ए डायग्नोस्टिक टूल का दर्जा दिया जाता है। तो ये एक्यूरेसी कैसे पता करते हैं ये हम समझते हैं। मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में 100 प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 100 प्रेग्नेंट महिलाएं एक कमरे में हैं, और आपको डायग्नोसिस करना है कि इनके बच्चे जो होंगे वो लड़का होगी कि लड़की होगी, है ना। ये डायग्नोस करना है आपको, और आपके पास डायग्नोस्टिक टूल है ये कॉइन। तो आप एक एक को बुलाते हैं और कॉइन टॉस करते हैं, मनी मन सोचते हैं हेड आएगा तो इनका लड़का होगा, हेड और टेल आएगी तो लड़की होगी, और अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? मीना देवी जी। कॉइन टॉस किया, इनका तो टेल आ गया, आपकी लड़की होगी, वो लिख के चले जाते हैं 100 के 100, राइट। अब आप बताइए क्या चांसेस हैं, कितने प्रतिशत ऑन एवरेज चांसेस हैं कि आपने जो बताया वो सही निकलेगा? 50% सही निकलेगा ना, है ना। यानी कि उन 100 में से 50 लोग या वही महिलाएं आएंगी, डॉक्टर साहब आपका डायग्नोसिस सही था, मेरी तो बेटी हुई है, ये मेरा तो बेटा हुआ है ना। तो लेकिन क्या हम कॉइन को डायग्नोस्टिक टूल मान लें? नहीं मान सकते, क्योंकि ये रैंडम हमें पता है। तो जो चीज रैंडम होती है उसमें भी एक्यूरेसी 50% की तो है ना। जब भी आंसर यस या नो में देना है, देयर इज अ चांसेस कि आपने रैंडमली जो भी आंसर दिया, बहुत चांसेस 50% चांसेस वो करेक्ट होगा ही होगा, 50% का। तो इसका मतलब है कि कोई भी डायग्नोस्टिक टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट डायग्नोस्टिक टूल की तरह तभी माना जा सकता है जब उसकी एक्यूरेसी कम से कम कॉइन टॉस से तो ज्यादा हो, isn't it?
है ना। तो इसी टेस्ट को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल। ये जो एक्यूरेसी है, इसका मतलब कॉइन टॉस की सेंसिटिविटी कितनी हुई? 50%। यानी कि 100 लोगों को डायग्नोस करेंगे तो 50 का तो आंसर करेक्ट दे ही देगा, 50 का करेक्ट भी दे सकता है ना। तो द सेंसिटिविटी मेडिकल टर्म में ऑफ द कॉइन टॉस, कॉइन एज ए डायग्नोस्टिक टूल इज 50%। अब कोई नया डायग्नोस्टिक टूल आता है किसी एक डायग्नोसिस के लिए, तो और एग्जिस्टिंग वाला जो होता है पहले से जिसको यूज करते हैं उससे उसकी तुलना करके देखते हैं। नया वाले को हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जो पहले वाले से बेटर होगा, है ना। कॉइन पहले आया कि स्टेथोस्कोप पहले आया दुनिया में? हाँ, तो उसके बाद आया स्टेथोस्कोप, तो इसका तो 50% है। और कोई नई चीज आएगी तो इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी इसको मान्यता मिलेगी ये डायग्नोस्टिक टूल है। तो खैर, अब इसको थोड़ा समझते हैं, साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए क्विज करने जा रहे हैं। इस क्विज के लिए आप सबको इनाम भी मिलेगा अगर आप करेक्ट जवाब दें, लेकिन करेक्ट जवाब देने के लिए कॉइन का इस्तेमाल मत कीजिए मोस्ट लाइकली, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस हैं तो आप कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए 2 ही ऑप्शन है। पहला सवाल, आपके आई कार्ड में एक क्विज का छोटा सा पर्चा होगा, निकालिए उसको। रूल ये है कि जो भी आंसर आपको ठीक लगेगा उसको वहां लिखना है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। इफ 100 पेशेंट विद निमोनिया प्रेजेंट टू क्लिनिक, व्हाट परसेंटेज विल बी करेक्टली डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप एग्जामिनेशन। अगर 100 पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और सभी को निमोनिया है, फीवर है, उसको कफ है, उसको चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जब हेवी ब्रीथिंग करते हैं तो चेस्ट में पेन होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम के साथ 100 के 100 पेशेंट को निमोनिया है और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप थमा दिया जाता है। उसको होता ही है कि ये स्टेथोस्कोप के बेसिस पर आप जांच करके बताओ कि इन 100 में से कितने परसेंट को निमोनिया बेस्ड ऑन द स्टेथोस्कोप। तो क्या लगता है स्टेथोस्कोप की एक्यूरेसी निमोनिया फाइंड करने में कितना होगा? 90% से बोलना नहीं, बोलना तो चीटिंग हो जाएगा, दूसरा इंसान सुन के वो पर्चे पकड़ा देगा। लिखना है, किसी को दिखाना भी नहीं आपने क्या लिखा है। ABC में से क्या एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होगी स्टेथोस्कोप की, 70% से ज्यादा होगी या 40% से कम होगी? अच्छा, अगर 100 निमोनिया के पेशेंट हो और कॉइन टॉस से हमें डायग्नोस करना है इनमें से कौन सा निमोनिया के पेशेंट है कि नहीं, असली में 100 के 100 हैं, तो एक्यूरेसी कितनी होगी? हाँ, तो इसका तो 50% तय है। अब इसकी जगह पे मैं स्टेथोस्कोप को यूज करूंगा टू डायग्नोस द सेम थिंग इस कॉन्टेक्स्ट में। तो आपके हाथ में एक क्विज पेपर है, आपने आंसर लिख दिया, टिक कर दिया। अब जिन्होंने टिक किया उनमें से देखते हैं पहले कौन हाथ खड़ा करता है। काफी लोगों ने खड़ा किया, पहले तो हाथ आपने खड़ा किया, प्लीज। बोलना नहीं है, अपना पर्चा दिखाइए। हाँ अशोक, पर्चे में क्या लिखा है? और आप नहीं, पहला दूसरा आप खड़े रहिए और आप भी। ये 2 मुझे लगता है पहले इन्होंने हाथ रेस किया, ठीक है ना। हाँ, दीजिए। 3 लोग यहाँ पे, हालांकि बहुत लोग ने हाथ रेस किया, मैं ये भी देखना सबसे पहले कौन हाथ रेस करता है। तो तीनों का आंसर, या बाकी लोग भी सी बोल रहे हैं। क्या लगता है कि सी मतलब स्टेथोस्कोप से भी कम एक्यूरेसी है। मतलब 2 डॉक्टर खड़े हैं, एक के पास स्टेथोस्कोप है, एक के पास कॉइन है, और दोनों अपने अपने तरीके से डायग्नोस कर रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसने स्टेथोस्कोप से डायग्नोस किया उसका 40% है, इसका तो स्टैंडर्ड 50 ही रहेगा, यही बोलना चाह रहे हैं? यही करेक्ट जवाब है। लेकिन हमने जिनको चुना, जिन्होंने सबसे पहले हाथ रेस किया, इनको इनाम दिया जाए। तो ये जो निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, ये एविडेंस साथ में मैं दिखाता जा रहा हूँ। ये 2020 का स्टडी है और ये स्टडी से ये पता चलता है कि ऑस्कल्टेशन फॉर लंग्स, उसका जो एक्यूरेसी है 40% से भी कम है। तो आपका आंसर सी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम निमोनिया की बात कर रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार की तो बात कर रहे हैं। जिसे हम आज खांसी जुकाम बुखार बोलते हैं, उनसे आज से करीब 200 साल पहले, मैं बात कर रहा हूँ 1799 की, यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, उनको भी ऐसे खांसी जुकाम हो गया। रात के 3 बजे उन्होंने अपने डॉक्टर्स को, 3 डॉक्टर, उनके पर्सनल डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला अभी इलाज कर देते हैं। उस समय के मॉडर्न चाचा अभी इलाज करते हैं, अभी ठीक करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इलाज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की
जॉर्ज वॉशिंगटन 14 दिसंबर 1799 सुबह के 3 बजे से इलाज शुरू हुआ और चलता रहा इलाज उसी दिन रात के 10 बजे तक। और इलाज के नाम पे उनके बॉडी में उस वक्त के जो मॉडर्न चाचा थे वो यही करते थे कि इनको खांसी जुकाम है तो इनका खून गंदा हो गया, इनके बॉडी से खून निकाल दिया जाए। आधा लीटर खून निकाला वो ठीक नहीं हुए, 1 लीटर खून निकाला फिर भी ठीक नहीं हुए, ऐसा करते हैं आधा लीटर और निकाल देते हैं, वो भी निकाल दिया। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फिर भी ठीक नहीं हुए, हालत और बिगड़ गया, हालत और बिगड़ गई, ऐसा करो पूरा 1 लीटर और ही निकाल दो। करते करते रात के 10 बजे तक 2.5 लीटर खून उनके बॉडी से निकाल दिया गया और रात के 10 बजे 14 दिसंबर 1799 द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जॉर्ज वॉशिंगटन डाइड, उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद इन्हीं तीनों डॉक्टरों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि प्रेसिडेंट को बचाने की हमने भरपूर कोशिश की और कोशिश करते हुए हमने यहाँ तक कि 2.5 लीटर खून निकाल दिया, हम तो और निकालने वाले थे, मुझसे पहले वो चल बसे। हाँ, ये ढूंढिए, ये जर्नल में है, मन से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये मजाक इसलिए है बिकॉज आपको पता है कि भाई खून निकालने की वजह से डेथ हुई, ना कि उस खांसी जुकाम की वजह से डेथ हुई। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि शुगर मनाइए, आप आज से 200 साल पहले हम पैदा नहीं हुए, आप पैदा नहीं हुए। सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले पैदा होते, यूएसए में पैदा होते, आपको खांसी होती तो क्या होता? वो तो बहुत लोग खुशकिस्मत होंगे कि खून थोड़ा बहुत निकालने के बाद वो पेशेंट बाई चांस वैसे ठीक हो जाता तो बोलता कि चलो वो बच गया हमें। लेकिन जिस प्रकार इस उदाहरण में मैंने आपको ये समझाया कि डेथ हो गई तो जवाब क्या आया कि खून निकालने के बावजूद भी डेथ हो गई, जबकि जवाब ये होना चाहिए खून निकालने के कारण डेथ हुई, है ना। तो जो इलाज है वो अपने आप में ही बीमार कर रहा है इंसान को। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है कि एविडेंस। लेकिन शुक्र ये मनाइए कि वो जो प्रैक्टिस था जो आज से 200 साल पहले, इसे बोलते हैं ब्लड लेटिंग, उस वक्त का यही मेन स्ट्रीम मेडिसिन था, वो अब एबोलिश कर दिया गया, वो खत्म हो चुका है। तो लेकिन जो अभी चल रहा है तो क्या ये भी तो उस तरह का नहीं है कुछ इलाज कि इलाज के नाम पे, जैसे अभी देखा उनको, उस आशिक बच्चे को 10 साल हो गए, क्या 10 साल लग सकते हैं जिसको ठीक होने में? लेकिन वो तो पहले ही बता दिया ठीक नहीं हो गया और वो पेरेंट्स वही देखते हैं। जबकि आप सबको पता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर माई स्टूडेंट एंड माई क्लिनिशियन, कि बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सोल्यूशन हो सकता है। इनफैक्ट सोल्यूशन आसान ही होता है, हमें बस पेशेंट को नेचर के जितने करीब हम पहुंचा दें वो ठीक होने लगता है ना, दैट वी नो। अच्छा, क्विज से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फर्स्ट हाथ रेस कौन कर रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन का? आप बताइएगा नहीं आंसर। दूसरा किसने रेस किया? आप। और तीसरा 2 लोग तो हो गए और पीछे यू कैन स्टैंड सो दैट, हाँ आप ही आप और एक आप भी हैं। अपना आंसर हमारे नियरेस्ट वॉलंटियर को दे दीजिए। आंसर ले लो, आंसर लिख के दे दीजिए, आंसर लिख के दे दीजिए। पर्ची है आपके पास? अब आपने दे दिया, जिन्होंने दे दिया वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते ना, जिन्होंने नहीं दिया वो ही खड़े होंगे, ठीक है ना। एक ही बार दे सकते हैं क्योंकि एक ही पर्ची है। पर्ची जिनके पास है, आप प्रेम जी है ना, पर्ची दीजिए आंसर लिख के। और पर्ची जिनके पास है आप भी दीजिए पर्ची लिख के। और पीछे से कोई, सबसे पीछे व्हाइट में, हाँ आप पर्ची लिख के दे दीजिए हमारे वॉलंटियर को। वहां वॉलंटियर कोई है उस समय, दे दीजिए। सबको एक ही मिला है, सब एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दे दिया डॉक्टर वंशु, इनका आंसर क्या है? हाँ बी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 100 पेशेंट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अगर क्लिनिक आते हैं और स्टेथोस्कोप से उनका पेट की जांच करके देखा, डॉक्टर देखने की कोशिश करता है तो उसमें जो एक्यूरेसी है 50% से भी कम, ये बोलना चाह रहे हैं आप, राइट? एक मिनट प्लीज। इन्होंने सही आंसर दिया और उसका एविडेंस दे रहा, आपको एक इनाम मिलता है। और 42% ऑन एवरेज में सेंसिटिविटी, जबकि पॉइंट टॉस का अगर डॉक्टर स्टेथोस्कोप की जगह पॉइंट टॉस यूज करता तो 50% तब भी होता, राइट? तो यहाँ पे ये समझिए कि फेथ कैन बी डेंजरस व्हेन इट इज नॉट बैक्ड विद द साइंस और एविडेंस। सोच के देखिए, बचपन से लेकर अभी तक
जब से आपने शायद आंख खोली है, सबसे पहले डॉक्टर के साथ सिर को गुलाल लटकाया हुआ देखा होगा। और जब भी आप किसी क्लिनिक में गए होंगे, जो लोग, आप लोग तो जाते नहीं गए, लेकिन जो जाते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपको शांति तभी मिलती जब स्टेथोस्कोप से थोड़ा बहुत जांच हो गया, हाँ भाई कुछ तो हो गया, अब तो पता चल गया डॉक्टर को। लेकिन कितना पता चला? उतना पता चला जितना वैसे ही पता चलता अगर वो पॉइंट ऑफ कर लेता तो, राइट। तो खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर वॉल्व का हार्ट डिजीज है किसी को, और वॉल्व का हार्ट डिजीज जब होता है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, 4 वॉल्व हैं, वहाँ से उसको लगे रखेगा डॉक्टर, और तब कुछ आवाज़ आएगी, वो आवाज़ इस तरह की आवाज़ आएगी। इधर आप हिमांशु, तो आपने अपनी पर्ची दी, पर्ची देना पड़ेगा, आपने पर्ची दे दी। क्या लिखा है पर्ची में? बी लेस देन 50%। देखते हैं आंसर, 46%, मतलब 50% जो राइट आंसर, राइट। आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको पहले से कैसे आंसर हुआ? देखा था क्या? नहीं, आपने हमारी ट्रेनिंग ली है, राइट। मोस्ट लाइकली यू आर द स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। जो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं ये बात, क्योंकि मानेंगे तो अपने आप को झूठा साबित करेंगे। बचपन से वो स्टेथोस्कोप ही उनके बॉडी में लगा है, उसी की बेसिस पे डायग्नोज हुआ है, और फिर कुछ भी दवाई दिया, अल्टीमेटली वो पेशेंट ठीक भी हो गया। क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी खुद भी कोशिश करती है ठीक होने के लिए, और उस दौरान कोई झाड़ फूक करे, कोई मंत्र पढ़े, कोई टॉनिक दे दे, लेकिन बॉडी की कोशिश जारी है। और एट द एंड अगर वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर बोलेगा कि वो ठीक जो हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, और अगर मर जाता है तो मेडिसिन देने के बावजूद भी वो मर गया। वेलकम सर, नमस्कार सर। तो आंसर, स्टेथोस्कोप से या तो लंग्स का डायग्नोस होगा, या हार्ट का डायग्नोस होगा, या स्टमक का डायग्नोस होगा, राइट, या फिर कैरोटिड आर्टरी का डायग्नोस होगा। कैरोटिड आर्टरी है ना, तो यहाँ डायग्नोस होगा। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो जाए, जो खून ब्रेन में जाता है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि आवाज जो आती है, वो आवाज आपने हमारे क्लास वाले ट्रेनिंग में सुना था। इस आवाज को कहते हैं ब्रूट। इस आवाज को डॉक्टर सुनेगा कैरोटिड आर्टरी में ऑस्कल्टेट करते हुए, तो डॉक्टर बोलेगा कि इनके आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी, मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है ना। सो इसे ब्रूट बोला जाता है। अब इसको अगर समझें कि ये आवाज बनी कैसे, क्या ब्लड के फ्लो से आवाज होती है? इसको सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए कार है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कार की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार में इंजन होता नहीं है, मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक कार में जिन्होंने चलाया उन्हें पता है कि कोई आवाज नहीं आती। मान लीजिए सड़क बहुत स्मूथ है और कार में, इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैठे हैं, तो आप तेजी से चला रहे हैं सड़क में, तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर बीच में उबड़ खाबड़ होगा तो झटका लगेगा, उसकी आवाज आएगी। ठीक इसी तरह से जब ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो की अपनी आवाज नहीं है ना, ब्लड फ्लो की आवाज नहीं, लेकिन कहीं कहीं अगर ब्लॉकेज है, तो जब ब्लड वहां से जाएगा तो उससे आवाज निकलेगी। जिस तरह से गाड़ी अगर किसी गड्ढे से निकलते हुए जाएगी, तो वो जो गड्ढे से फ्रिक्शन से जो आवाज आती है वो, या जब गाड़ी जंप करेगा तो वो जो आवाज आती है, वही वाली आवाज यहाँ पे आप सुन रहे हैं, तो वही आवाज आ रही है आपने यहाँ पे सुनी, इसे कहते हैं ब्रूट। तो ये आवाज ज्यादा जोर से कब आएगा? कार के कॉन्टेक्स्ट में, जब ज्यादा झटका लगेगा। जब झटका नहीं लगेगा तब इसका मतलब क्या है? रोड स्मूथ है, ये मान के चलेंगे ना। लेकिन एक और केस में झटका नहीं लगेगा, जब गाड़ी रुकी हुई है टोटली, है ना, चाहे वो गड्ढे में रुकी है, तब भी तो आवाज नहीं आएगी ना। तो इस कंडीशन में जो ये क्वेश्चन है आपका कि अगर कैरोटिड आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, कंप्लीटली ब्लॉक है, तब भी बॉडी के पास कई सारे तरीके ब्लड को सिर तक भेजने का। 100% कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है। तो जिंदा रहने की बात बाद में करेंगे, जिंदा तो है, तभी वो चेकअप हो रही है। तो जब 100% कैरोटिड आर्टरी बंद हो जाएगी, कंप्लीट ब्लॉकेज, राइट, तब क्या आवाज आएगी?
नहीं आएगी आवाज़ ना। आवाज़ क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर गाड़ी रुकी हुई है तो कोई मूवमेंट नहीं है तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन वो डॉक्टर के हिसाब से अगर आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, इसका मतलब सब कुछ स्मूथ भी हो सकता है या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है। आप समझ रहे हैं? पर राइट, अगर गाड़ी के अंदर बैठे आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि रोड और सब कुछ अच्छा है, ये गाड़ी ही नहीं चल रही है, इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में सेम आंसर है, ग्रुप आएगा ही नहीं। ग्रुप कब आएगा? जब गाड़ी कम से कम चल रही हो और रोड में गड्ढा हो, है ना। तो ये मेरा दोबारा से सवाल है कि अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट यहाँ पे हैं और 100 पेशेंट को कैपिटरी आर्टरी 100% ब्लॉक्ड है, तो स्टेथोस्कोप उसके हाथ में है, स्टेथोस्कोप से चेकअप करता है, तो कितने प्रतिशत, अरे यहाँ पे सफेद शर्ट में, फुल शर्ट में, प्लीज अपना पर्ची दे दीजिए हमारे वॉलंटियर को। हमारा वॉलंटियर को नियरेस्ट है उधर, आप अपना पर्ची दे दीजिए वॉलंटियर को। इधर से एक है, आपको भी सफेद शर्ट है, अपना हमारे वॉलंटियर को दे दीजिए, दे दिए पर्चा। अब इसमें से राइट आंसर पढ़िए, कौन सा? ए बी सी। आपने मान ली सबसे कम वाले बोलना है, वही ठीक हुआ, है ना। बोलना यही है ना। तो गेस करना ही नहीं, कम जो है वो बोल दो, वो ठीक होगा, है ना। तो द रिजल्ट इज सी, कि जब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाए तो डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से गेस करने के चांसेस और कम होने लगते हैं, 50% का भी आधा रह जाता है, दैट इज 25-26%। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्नोज कैसे करें। मान लो 100 पेशेंट यहाँ निमोनिया के हैं और एक स्टेथोस्कोप से डायग्नोज कर रहे हैं और एक पेशेंट के सिम्टम से डायग्नोज कर रहे हैं। तो सवाल ये है, सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस ज्यादा इफेक्टिवली वो बता देगा या स्टेथोस्कोप बेस्ड डायग्नोसिस, या दोनों डायग्नोसिस बराबर है? सो नो गिफ्ट फॉर दिस, क्योंकि आपको पता ही है आंसर कि सिम्टम से साफ दिख रहा है। तो जब भी आप डायग्नोस करते हैं तो इट हैज टू बी सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस। वो पेशेंट खुद बोल रहा है मेरे पेट में दर्द है, वो पेशेंट खुद बोल रहा है मेरे चेस्ट पेन है, वो खुद बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे कमजोरी है, मेरी सांसें फूलती हैं, रात को नींद नहीं आती। तो रात को नींद नहीं आती, कौन से टेस्ट से पता चलेगा भाई? वो तो पेशेंट ही बताएगा ना, है ना। तो रात को नींद नहीं आती पेशेंट बताएगा, अगर घुटने में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, पेट में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, डिप्रेशन है मुझे तो पेशेंट बताएगा। तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए पेशेंट पर ही हम निर्भर हैं। पेशेंट वही बताएगा जो उसकी बॉडी उसको बता रही है, तो वो गलत नहीं हो सकता। तो rather than relying on any tool, it is a better idea rely on the patient's feedback, कि पेशेंट क्या फीडबैक दे रहा है। जो इस पे कई सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स को पता है, और उसमें देखा है कि जब हम सिम्टम को ध्यान में रखते हुए डायग्नोस करते हैं तो वो डायग्नोसिस 90% तक एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन टू जब स्टेथोस्कोप पे रिलाई करके तब डायग्नोस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कोई ज़्यादा बड़ा इंस्ट्रूमेंट है या ज़्यादा कोई टूल है, क्योंकि लोग आजकल का जो माइंडसेट है कि कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितनी सारी मशीनें हैं, कितना महंगा डायग्नोस्टिक टूल है, लेकिन कोई चीज़ का बड़ा होना, महंगा होना, साइंटिफिक दिखना जरूरी नहीं कि वो साइंटिफिक हो ही। साइंटिफिक वो हो तभी माना जाएगा जब उसके सबूत हों, और सबूत अभी और पेश करेंगे। इसके तो बहुत सारे सबूत है, उसकी पूरी किताब है, वो आज रिलीज भी होगी। और मॉडर्न चर्चा की एक इम्पॉर्टेंट बात, फॉर अ डायग्नोस्टिक टूल टू बी यूजफुल इट शुड हैव एटलीस्ट डैश सेंसिटिविटी। कॉइन टॉस की सेंसिटिविटी कितनी है? 50%। लेकिन 50%, लेकिन कोई भी डायग्नोस्टिक टूल सेंसिटिव, कोई भी डायग्नोस्टिक टूल को डायग्नोस्टिक टूल तभी माना जाएगा जब उसकी सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए? बेंचमार्क है 75%, राइट आंसर। कम से कम 75%, कॉइन का तो 50% है। तो जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, किसी भी यंत्र को हम डायग्नोसिस के लिए तभी उपयोग करना चाहिए जब उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी जो सेंसिटिविटी एक्यूरेसी है, मिनिमम 75% है हो। तो लिटरली सर आगे क्वेश्चन सर आएंगे। तो
75% एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसको आधार अगर आप बनाएंगे तो स्टेथोस्कोप इज जस्ट अ रबर ट्यूब, उससे अधिक कुछ नहीं है। तो लेकिन आप देख रहे होंगे कि उस पर फेथ डॉक्टर का तो है ही, उस पर फेथ पेशेंट का भी है, लेकिन उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का है, क्योंकि उसके आधार पे डायग्नोस करने का मतलब है कि आप पॉइंट ऑफ के आधार पे डायग्नोस कर रहे हो, उससे भी बुरा है। और उस आधार को आधार बना के अगर इलाज करेंगे तो उस इलाज का क्या होगा ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मान लो एक पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट एक ही है, दो डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप भी सेम ही है, और दोनों डॉक्टरों को बोला कि पेशेंट को डायग्नोस करो स्टेथोस्कोप के बेसिस पे कि क्या बीमारी है, तो क्या चांस है कि दोनों के डॉक्टरों का जो डायग्नोसिस है वो एक जैसा ही होगा? क्या चांसेस हैं? 50% से कम चांसेस हैं, 40% से कम चांसेस हैं, या 20% से भी कम चांसेस हैं? 20 से भी कम श्योर? यानी कि दो डॉक्टर अगर सेम ही पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, इस पे जो स्टडी आज तक हुई है वो स्टडी ये कहता है कि अगर दो पेशेंट, अगर एक पेशेंट हो, दो डॉक्टर हो, दोनों को इंडिविजुअली डायग्नोस करने दिया जाए तो उनके डायग्नोसिस दोनों के एक ही जैसा हो, इसके होने के जो चांसेस हैं वो बिटवीन 0.1 to 0.5, यानी कि वो 10% से लेकर 50% के बीच में कहीं भी हो सकती है, लेकिन 50% तो मैक्सिमम है। तो ये समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे ये है कि दो डॉक्टर हैं, एक ही स्टेथोस्कोप पे एक ही पेशेंट है, जब वो सुन रहे हैं आवाज जो आ रही है उनकी दिल की धड़कन की वो तो सेम ही आ रही होगी ना, लेकिन उनका डायग्नोसिस अलग क्यों हो रहा है? ये एक इंटरेस्टिंग साइंस है। साइंस को आप समझिए, इस साइंस को समझने के लिए दो कैरेक्टर है, एक हाथी, इधर इमेजिन कीजिए एक हाथी है, इधर एक कुत्ता है। हाथी के कान और कुत्ते के कान अलग अलग तरह से काम करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हाथी के कान कुदरत ने, भगवान ने इस प्रकार बनाया है कि हाथी के कान बहुत लो फ्रीक्वेंसी साउंड भी सुन लेता है, जो इंसान नहीं सुन सकता है, राइट? इंसान नहीं सुन सकता लो फ्रीक्वेंसी साउंड, हाथी के कान सुन सकते हैं। यानी कि हाथी कई किलोमीटर तक अपने साथियों से बातचीत करता है, बिकॉज हाथी लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकता है। हाथी के जो और साथी कितने, मान लो 20-30-100 किलोमीटर दूर हैं, तो उनके जो चलने से जो साउंड वाइब्रेशन आती है, वो वाइब्रेशन दूसरा हाथी जो कई किलोमीटर दूर है वो समझ लेता है। वाई? बिकॉज हाथी की जो कैपेसिटी है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने की है। कुत्ता जो है उसको कुदरत ने बनाया कुछ इस प्रकार कि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकता जो इंसान नहीं सुन सकता। इंसान 20,000 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी सुन लेगा, लेकिन कुत्ता 40,000 तक का, यानी कि अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक टूल है वहां कुत्ता जाएगा तो कुत्ता विचलित हो जाएगा, बिकॉज कुत्ते को वो वाली साउंड सुनाई देगी जो इंसान का कान रजिस्टर नहीं कर सकता। तो इंसान हाथी के कान जितना लो फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता और कुत्ते के कान जितना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता। इंसान दोनों के बीच में कहीं सुन सकता है, राइट? करीब 50 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इन दोनों के पार हाथी सुन सकता है और या फिर उस पार कुत्ता सुन सकता है। अब इंसान की बात करें तो दो डॉक्टर है और दोनों के जो कान हैं वो कुछ डॉक्टर या कुछ इंसान आप में से भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कि हमारे कान ज़्यादा सेंसिटिव हो लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के इन कंपैरिजन टू कोई और। यानी कि मैं अगर वही सेम पेशेंट को डायग्नोस करूंगा तो मेरे कान कुछ ऐसे साउंड भी सुन पाएगा, बिकॉज मेरे कान हाथी की तरह है थोड़े बहुत, जो उस दूसरे डॉक्टर के कान नहीं सुन पा रहे हैं। ये बात समझो, यानी कि एक ही स्टेथोस्कोप है, पेशेंट भी एक ही है, लेकिन दो डॉक्टर हैं, दोनों को सुनाई अलग अलग दे सकता है बेस्ड ऑन कि उनके अपना जो कान है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। दूसरे डॉक्टर को जो सुनाई नहीं दिया लेकिन वो साउंड फिर भी आ रही है, वो साउंड हाथी को सुनाई देगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्या होता है तो सोचिए, समझिए। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वो होता है जो लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड ये तो हाई हो गया, इसको बंद कीजिए, ये हाई है, वो लो है, इसको बंद करना। ये जो देख रहे हैं ये आवाज सुन रहे, ये लो फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर बादल गरजेगा लो फ्रीक्वेंसी, अगर हार्ट बीट जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी,
लेकिन हार्ट बीट में जो एनर्जी बड़ी कम है इसलिए बहुत दूर तक नहीं जाती, अदरवाइज इट इज लो फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी तो जो ये बजा दो लास्ट वीडियो बोल दो, लास्ट वाला, हाँ ये वाला, ये वो बेल की आवाज है ना उसको पकड़िए, बाकी जो बजा रहे थे उसको छोड़ दीजिए। जो बेल की आवाज है, जो सुरीली आवाज है, जो पतली आवाज है, चिड़ी की आवाज है, हाई फ्रीक्वेंसी। शेर की आवाज लो फ्रीक्वेंसी। एक शेर जब दहाड़ता है तो पूरे जंगल में गूंजता है, लो फ्रीक्वेंसी। एक चिड़िया जब चहचहाती है तो वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इंसान का कान भी कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द डॉग। तो हर एक के कान अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो एक ही पेशेंट है और दो डॉक्टर उसको चेकअप करेंगे तो दो अलग अलग साउंड भी सुनाई दे सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट उसकी डायग्नोस्टिक भी फर्क हो ही सकता है, जो कि होता ही है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का मेन टॉपिक इसी पे है कि एक मॉडर्न चाचा जिसका पूरा फेथ उस टेलीस्कोप पे है जिससे पूरी जिंदगी तो निकाल दिया, लेकिन ये जांच करने की कोशिश नहीं की ये जो साउंड सुनाई दे रहा है इस पे मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो पेशेंट तो इसी पे भरोसा करता है ना, नुकसान भी पेशेंट का ही होने वाला है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये यहाँ पे ये आ रहा है 7वें क्वेश्चन के बाद कि जो डायग्नोस्टिक टूल है वो चाहे 200 साल पहले वाला डायग्नोस्टिक टूल जो मॉडर्न मेडिसिन का पहला डायग्नोस्टिक टूल बोल सकते हैं, या पिछले 50 साल में जो डायग्नोस्टिक टूल आया है जैसे बायोप्सी या एफएनएसी या पेट स्कैन। पेट स्कैन तो खैर पिछले 20 साल में आया है, लेकिन एफएनएसी बायोप्सी 50 साल से तो आया है, 50 साल से तो हॉस्पिटल में हो ही रहा है। तो हमारा जो फेथ है इन डायग्नोस्टिक टूल पे इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो एक्यूरेसी है दैट इज वेरी लो, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके माध्यम से जो डायग्नोस करेंगे दैट डायग्नोसिस विल बी नॉट ओनली इनकरेक्ट बट ऑल्सो इट कैन बी डेंजरस। तो हम इसके अगले पड़ाव में आ रहे हैं कि सेंसिटिविटी स्टेथोस्कोप का तो इनकरेक्ट है, लेकिन वो पेशेंट को एज सच कोई हार्म नहीं कर रहा है। जब आपको कोई ऑस्कल्टेट करेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा उस वक्त, लेकिन उसी पेशेंट को या किसी और पेशेंट को अगर डायग्नोसिस के नाम पे एफएनएसी कर दिया या बायोप्सी कर दिया तो उसका डायग्नोसिस गलत भी हो सकता है, जो कि होता है, और उसका डायग्नोसिस हार्मफुल भी हो सकता है पेशेंट के लिए। पेशेंट का मकसद क्या था जाने का, मुझे ठीक होना, एक ही मकसद है उसका, लेकिन ठीक होने के लिए डॉक्टर क्या बोलेगा, एफएनएसी कर देते हैं। एक बार कर दिया कुछ नहीं निकला, 2 बार कर दिया कुछ नहीं निकला, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, 5 बार कर दो, जितनी बार करेंगे उतनी बार उस पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसी एक पेशेंट की कहानी मैं आपको बताता हूँ। मनीषा सरकार है यहाँ पे, प्लीज कम आइए। मनीषा जी का आइए, आप मनीषा जी यहाँ आइए। तो पहले का फोटो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्रोट में ग्रोथ, ट्यूमरस ग्रोथ बढ़ता जा रहा था, और ये उनकी पिक्चर है अभी की 2018 की बात है। कैलकाटा मेडिकल हॉस्पिटल में गए, फिर हिंदुस्तान नर्सिंग होम में गए, और ऐसे करते करते लगातार उनके 5 बार एफएनएसी हो गया और उनकी हालत और ख़राब हो गई, जो कि स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। बेटर है कि आपके साथ डॉक्टर करीम खान यहाँ पे हैं, जो हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाते हैं, और डॉक्टर करीम खान के पास फाइनली 1 फरवरी 2025 में आया, यानी कितने साल बाद, 7 साल बाद। 7 साल हर जगह घूमते हुए, पहला एग्जाम्पल देखा था कुछ महीने में, दूसरा एग्जाम्पल देखा था 10 साल बाद, तीसरा एग्जाम्पल अब है 7 साल का सफर तय करते हुए कई सारे हॉस्पिटल से। माइक है आप तो सभी को मेरा नमस्कार। ये डॉक्टर मनीषा सरकार है। इनको 2019 में कैंसर ऑपरेशन किया गया था गले में, दिखाइए ये पूरा गला काटा गया, ये देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक काटे ये पूरा। तो फिर 2 साल बाद इनको दोबारा वो ग्रोथ आना शुरू हुई, इधर नोट्स थे 7
नोट्स थे, गांठ थे। तो डॉक्टर के पास फिर गए तो डॉक्टर ने बोले कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बच्चे पहले से डरे हुए थे और भी डर गए, तो बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना और पैसे का भी प्रॉब्लम था। उन्होंने पहले घर का ज़मीन बेच के ऑपरेशन कराए थे, फिर दोबारा बोला नहीं कराना। तो फिर 2025 में मेरे पास आए और मैंने उनको DRC सर का DIP डाइट और जो ये टाइम एज मेडिसिन, उसके बाद फूड एज मेडिसिन, ये सब दिया, लोअर लेग हॉट वाटर, उसके बाद जो भी उनका प्रोटोकॉल है इससे, उसके बाद लीज थेरेपी भी कराया और ये धीरे धीरे 6 महीने में ठीक हो गए। तो थैंक यू डॉक्टर BRC, थैंक यू। और ये जो है ऐसे जो जितने जैसे काम कर रहे हैं, ये एलोपैथी डॉक्टर भी जानते हैं कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप सर के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं दूर से, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे धोती खोलने वाले इंसान ही है? तो जैसे काम कर रहे हैं, हम लकी है कि हम उनके युग में, उनके पीरियड में हमारे जन्म हुई है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को मदद करने को मिला, ये हम लकी समझते हैं। तो सीमा जी बोलिए, सचिन जी हैं हमारे साथ, ये भी, इनको भी थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू डॉक्टर BRC, थैंक यू डॉक्टर BRC टीम, थैंक यू डॉक्टर कारिम खान, थैंक यू डॉक्टर सचिन जैन, थैंक यू डॉक्टर सीमा मानिकल। বাংলাতে বলতে পারবেন, সবাই বলে বাংলা। जी आएगी। आप बोल सकते हैं। इन्होंने अपने ऊपर तो जो भी करना था सब DIP डाइट एंड सारे टाइम एज मेडिसिन, वाटर एज मेडिसिन, ये सब कुछ किया ही है। इसके अलावा जब रिजल्ट्स आने लगे तो उन्होंने CIM कोर्स किया एंड वो भी आपके टीम मेंबर है सर। ओके, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, ना केवल अपने आप को ठीक करके अपने को सेटिस्फाई किया, बल्कि क्यों ना वो पूरी ट्रेन लेके बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प करें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डॉक्टर करीम ने कराया, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, राइट। तो ये अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से, जहाँ पे पहले गए थे कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बिल्डिंग इन कंपैरिजन टू जहाँ डॉक्टर करीम खान का क्लिनिक है, वो भी पिक्चर आपकी आंखों के सामने दिख रहा है ना। कोई भी पेशेंट जाता है तो सबसे पहले देखते हो कितना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग है तो मुझे तो ठीक कर ही देंगे, ये करीम खान की हो जाएंगे, यहाँ तो ये इतना छोटा सा है तो मैं कैसे ठीक होंगी। लेकिन मनीषा सरकार ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो ऑलरेडी 6-7 साल से धक्के खाते हुए आ ही गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पहले सर्जरी करा लिया, 5 बार FNC करा लिया, दोबारा से ग्रोथ आ गया, वो ग्रोथ जितनी बार सर्जरी करेंगे या जितनी बार बायोप्सी करेंगे वो ग्रोथ उतनी बार आती जाएगी और पिछली बार से मोस्ट